मोनोसिस्टिस पैरासाइट के बारे में। मोनोसिस्टिस फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करने वाले एक पैरासाइट है जो सब फाइलम स्पोरोजोआ के ग्रीगेरियन पैरासाइट माने जाते हैं। अगर मोनोसिस्टिस टर्म पे फोकस किया जाए तो ये ग्रीक के मोनोस, जिसका मतलब होता है सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, और सिस्टिस, सिस्टिस का मतलब होता है ब्लैडर। ओके, तो ये सिंगल ब्लैडर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मेनली ऑलिगोकाइट्स के मेंबर को प्रभावित करते हैं। ऑलिगोकाइट्स इनका मेन होस्ट होता है। तो एक्चुअल में ऑलिगोकाइट्स क्या है? ऑलिगोकाइट्स फाइलम एनिलिडा का एक सब क्लास है ऑलिगोकाइटा। तो ये ऑलिगोकाइटा के मेंबर को मेनली प्रभावित करते हैं। अगर ऑलिगोकाइटा की बात किया जाए या ऑलिगोकाइट्स की बात की जाए तो वो उसमें एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल वर्म्स आते हैं। अगर एक एग्जांपल लेके चलना हो तो आप अर्थवर्म को ले लीजिए जिसका साइंटिफिक नेम फेरिटिमा पोस्तुमा है। तो ये जनरली अर्थवर्म के सेमाइनल वेसिकल में रहते हैं। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये मेनली सिलोमिक एपिथेलियल सेल्स में, गट में और होस्ट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। और ये अर्थवर्म के जितनी भी स्पीसीज होती हैं वो सबको प्रभावित करते हैं। इनकी कई स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे मोनोसिस्टिस मैग्ना है जो सबसे ज़्यादा अर्थवर्म को प्रभावित करती है। तो जनरली हम इनका सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं या फिर इनका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये डोमेन यूकैरियोटा से बिलोंग करते हैं। यूकैरियोटा यूकैरियन से बना है। यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू मीन्स ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, है ना। तो ये मेनली यूकैरियोटा डोमेन से बिलोंग करते हैं, यानी कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। वे सभी मेंबर्स या वे सभी ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो डोमेन यूकैरियोटा से बिलोंग करते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि ट्रू न्यूक्लियस क्या है। तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कोई भी न्यूक्लियस जिनमें कंप्लीटली डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर पोर हो, न्यूक्लियोप्लाज्म और साथ ही साथ न्यूक्लियोलस हो, तो उनको ट्रू न्यूक्लियस कहा जाता है। यानी कि न्यूक्लियस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उसके अलावा न्यूक्लियर पोर होंगे, उसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे और यहाँ पे न्यूक्लियोलस होगा। तो ये सभी मेंबर्स यूकैरियोटा डोमेन से बिलोंग करते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो मोनोसिस्टिस में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए ये डोमेन यूकैरियोटा से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एक अनरैंक्ड कैटेगरी बनाई गई है सार की। सार एक सुपर ग्रुप है जिसको हेरोसा भी कहा जाता है। तो ये एक सब किंगडम लेवल है, इसको ज़्यादा रैंकिंग नहीं दी जाती है। तो इसके अलावा एक और अनरैंक्ड कैटेगरी है जिसको एल्वियोलेटा कहा जाता है। एल्वियोलेटा का मतलब होता है विथ कैविटीज़, यानी कि एल्वियोलेटा के मेंबर्स में कैविटीज़ पाई जाती हैं। तो इसका तो मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रेजेंस ऑफ कार्टिकल एल्वियोलाई, यानी कि कार्टिकल एल्वियोलाई की उपस्थिति, एल्वियोलाई की मौजूदगी जो है या प्रेजेंस, ये एल्वियोलेटा का मेन कैरेक्टर है। तो कार्टिकल का मतलब होता है आउटर रीजन और एल्वियोलाई का मतलब कोई भी सैक हो सकता है। तो यानी कि इनकी बॉडी के आउटर रीजन में सैक पाए जाते हैं, इसलिए ये एक एल्वियोलेटा से बिलोंग करते हैं। एल्वियोलेटा की रैंकिंग नहीं की गई है अभी तक। इसके बाद ये फाइलम एपिकम्प्लेक्सा से बिलोंग करते हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि अरे ये तो फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं, तो फिर ये फाइलम एपिकम्प्लेक्सा कहाँ से आ गया। तो फाइलम एपिकम्प्लेक्सा एक्चुअल में प्रोटोजोआ का ही सब फाइलम है।
जिसको स्पोर प्रोड्यूसिंग फाइलम भी कहा जाता है या इसको स्पोरोजोआ भी कहा जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये सब फाइलम स्पोरोजोआ से बिलोंग करते हैं। तो स्पोरोजोआ का मतलब होता है कि स्पोर बनाने वाले ऑर्गेनिज्म, जिनको एपीकॉम्प्लेक्सा भी कहा जा सकता है। तो इनको सब फाइलम एपीकॉम्प्लेक्सा में रखा जाता है। एपीकॉम्प्लेक्सा को एपीकॉम्प्लेक्सिया भी कहा जा सकता है, जिसका मेन कैरेक्टर ये है कि इनमें नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड पाए जाते हैं, विच मीन्स कि इनमें एक प्लास्टिड पाई जाती है जिसको एपिकोप्लास्ट कहा जाता है। एपिकोप्लास्ट कहा जाता है और ये एपिकोप्लास्ट तो ये एपिकोप्लास्ट जो होते हैं वो एपीकॉम्प्लेक्सा का मेन कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर ये कहा जा सकता है कि इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो एपीकॉम्प्लेक्सा के मेन कैरेक्टर ये हो गए कि इनमें नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड पाए जाते हैं जिनको एपिकोप्लास्ट कहा जाता है। साथ ही साथ इनका दूसरा कैरेक्टर ये होता है कि ये स्पोर प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, क्लास की बात करें तो ये क्लास कोनोइडोसिडा से बिलोंग करते हैं। कोनोइडोसिडा का मतलब होता है कि इसमें कोकीडिया और ग्रीगेरियंस पैरासाइट आते हैं। इसमें कोकीडिया और ग्रीगेरियंस का आपने नाम सुना होगा। तो इनमें कोकीडिया और ग्रीगेरियन पैरासाइट आते हैं। तो इस क्लास का फॉर्मेशन किसने किया था? इस क्लास का फॉर्मेशन लेविन नाम के वैज्ञानिक ने। लेवाइन एक वैज्ञानिक हैं, तो लेवाइन नाम के वैज्ञानिक ने इस क्लास को बनाया था और इसमें बताया कि इसमें कोकीडिया और ग्रीगेरियंस पैरासाइट आते हैं। इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें कंप्लीट और होलो कोनोइड होता है। जनरली पहले कोनोइड के बारे में नहीं पता था, लेकिन रिसेंट स्टडी 2021 में विकिपीडिया पे आप देखना कि कोनोइड एक फीडिंग ट्यूब है। पहले इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। जब मैं एमएससी करती थी तब कोनोइड का फंक्शन अननोन माना जाता था, लेकिन अब इसका फंक्शन ये है कि ये एक फीडिंग ट्यूब की तरह काम करता है। तो ये इस क्लास का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनमें कोनोइड यानी कि एक फीडिंग ट्यूब होता है और इसमें कोकीडिया और ग्रीगेरियंस पैरासाइट आते हैं। ओके, अब हम सब क्लास की बात करते हैं। इनको सब क्लास ग्रीगेरिनासिना में रखा जाता है। ग्रीगेरिनासिना का मतलब होता है कि इनमें वे लार्ज पैरासाइट आते हैं जो लगभग आधा मिलीमीटर के हो सकते हैं, यानी कि 1/2 मिलीमीटर के हो सकते हैं, और ये मोस्टली इनवर्टिब्रेट के इंटेस्टाइन में रहते हैं। ओके, अगर ऑर्डर की बात की जाए तो इनको ऑर्डर यूग्रीगेरिनोरिडा में रखा जाता है। यूग्रीगेरिनोरिडा का मतलब होता है कि इनमें मैराइन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं। और इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनमें वे ट्रोफोजॉइट आते हैं। जैसे मेन कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करें तो इनमें वे सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके ट्रोफोजॉइट अपने स्पोरोजॉइट से मार्फोलॉजी में और बिहेवियर में डिफरेंट होते हैं, विच मीन्स कि जो भी ऑर्गेनिज्म ऑर्डर यूग्रीगेरिनोरिडा में से बिलोंग करते हैं उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक यही होगा कि उनके जो ट्रोफोजॉइट बनते हैं वो स्पोरोजॉइट से डिफरेंट होते हैं। उनकी मार्फोलॉजी और बिहेवियर जो होगी वो स्पोरोजॉइट से अलग होगी। ओके, यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो मैं पूरा डिटेल लिख के बता देती। अब मैं बात करती हूँ सब ऑर्डर के बारे में। इनको सब ऑर्डर एसेप्टाटोरिना में रखा जाता है। एसेप्टाटोरिना नाम थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन 1-2 बार पढ़ोगे तो
अच्छे से याद हो जाएगा। इनको एसेप्टाटोरिना में रखा जाता है। तो एसेप्टाटोरिना का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उनमें साइजाइजी पाया जाता है, यानी कि इनमें वे सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें साइजाइजी होता है। साइजाइजी का मतलब होता है, यहाँ लिखती हूँ मैं, साइजाइजी। तो इनमें साइजाइजी पाया जाता है। तो साइजाइजी का मेन कैरेक्टर ये होता है कि मियोसिस पाया जाता है। मियोसिस को साइजाइजी कहा जाता है। तो इसमें वे सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें मियोसिस होती है। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन होता है। अगर फैमिली की बात करूँ तो, अगर फैमिली की बात की जाए तो ये मोनोसिस्टिडाई में रखा जाता है। मोनोसिस्टिडाई का मेन कैरेक्टर ये होता है कि ये जनरली ऑलिगोकाइट्स जैसे होस्ट पर बिलोंग करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ऑलिगोकाइट्स या ऑलिगोकाइटा फाइलम एनिलिडा का एक सब क्लास है जिसमें एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल वर्म आते हैं। तो इनको फैमिली मोनोसिस्टिडाई में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनका जो मेन होस्ट होता है वो ऑलिगोकाइट्स होते हैं। ओके, इनको सब फैमिली मोनोसिस्टिनाई में रखा जाता है। मोनोसिस्टिनाई का मेन कैरेक्टर ये होता है कि इनके ट्रोफोजॉइड सॉलिटरी होते हैं। ओके, ट्रोफोजॉइड सॉलिटरी होते हैं। अब मैं बात करती हूँ, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो, जनरली आपको ये नेक्ड आई से भी दिखाई देते हैं। तो नेक्ड आई से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगर सीमेन को देखा जाए, अर्थवर्म के सीमेन को देखा जाए, तो उसमें कुछ इस तरह से मोनोसिस्टिस आपको दिखाई देंगे। अगर हैबिटाट की बात करें तो मोनोसिस्टिस अपने यंग स्टेज में एक इंटरनल या इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में एक्ट करते हैं, यानी कि ये डेवलपिंग स्पर्म के बंडल में रहते हैं। जो फेरेटिमा पोस्टुमा एक जनरल लेके चलो अर्थवर्म को, तो अगर अर्थवर्म की बात करें तो उनके डेवलपिंग स्पर्म में बंडल के रूप में ये तब रहते हैं जब ये अपने यंग स्टेज में रहते हैं, और ऐसे केस में वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में एक्ट करते हैं। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये अर्थवर्म के सेमाइनल वेसिकल के कंटेंट में रहते हैं। तो इस वक्त ये एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म में रहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट कहलाते हैं। ओके, दो कंडीशन है, एक इंट्रासेलुलर कंडीशन, दूसरी एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर ये तब होते हैं जब ये यंग होते हैं और ये डेवलपिंग स्पर्म के बंडल में रहते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर तब होते हैं जब ये अर्थवर्म के सेमाइनल वेसिकल में जो भी फ्लूइड पाया जाता है उसमें रहते हैं। ओके, एक पॉइंट याद रखना कि अर्थवर्म की मोस्टली स्पेसीज मोनोसिस्टिस से प्रभावित होती है, तो इनकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं बात करती हूँ स्ट्रक्चर के बारे में। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि इसमें सबसे पहले मैं शेप और साइज़ की बात करूँगी, फिर मेनली जो स्ट्रक्चर पे फोकस करूँगी उसमें पेलिकल होगा, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। तो जनरली यही चीज़ें हमें पढ़नी है यहाँ पे। तो अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, मैं फिगर दिखा देती हूँ यहाँ पे, एकदम इजी स्ट्रक्चर मोनोसिस्टिस को बनाने के लिए। तो अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मोनोसिस्टिस एडल्ट मैच्योर जब मोनोसिस्टिस हो जाते हैं तब उनको ट्रोफोजॉइट कहा जाता है। यहाँ पे एक फिगर है, जैसे एक यंग है दूसरा ट्रोफोजॉइट है, तो इस फॉर्म को ट्रोफोजॉइट कहेंगे, इसको यंग कहेंगे, है ना। तो जब ये एडल्ट मैच्योर मोनोसिस्टिस बन जाते हैं तब इनको ट्रोफोजॉइट कहा जाता है, जो कि एक फीडिंग स्टेज है, यानी कि इस स्टेज में ये फीडिंग करते हैं। और यंग ट्रोफोजॉइट हमेशा स्पर्म मारुला में रहते हैं। ये यंग ट्रोफोजॉइट है, ये रहता है स्पर्म मारुला। तो ये स्पर्म मारुला में रहते हैं। स्पर्म मारुला का मतलब क्या होता है? स्पर्म मारुला जो है वो डेवलपिंग स्पर्म का एक तरह का ग्रुप है। तो स्पर्म डेवलप होते हैं, उसमें एक कंडीशन ऐसी आती है जिसको स्पर्म मारुला कहते हैं। तो ये जो इनके यंग मोनोसिस्टिस होते हैं वो स्पर्म मारुला में रहते हैं।
और ये वहीं पर फीडिंग करते हैं, वहीं पे भोजन लेते हैं। तो इनका मेन भोजन क्या है कि ये जो भी डेवलपिंग स्पर्म होगा उसके प्रोटोप्लाज्म को खाते हैं, उसके प्रोटोप्लाज्म को एज अ फूड लेते हैं। और धीरे धीरे उनके प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएंगे, और जब इनके प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाते हैं तब ये पूर्ण रूप से एकदम कंप्लीटली ग्रो कर जाते हैं। तो जब ये कंप्लीटली ग्रो कर जाते हैं, मान लो कोई मोनोसिस्टिस है जो कि स्पर्म मारुला में है, मोनोसिस्टिस स्पर्म मारुला में रहती है, ऐसे केस में वो डेवलपिंग स्पर्म के प्रोटोप्लाज्म को खाते हैं। और जब ये प्रोटोप्लाज्म को खाते हैं उस समय धीरे धीरे डेवलपिंग स्पर्म के प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाते हैं, और जो भी स्पर्म बन रहा है, जो भी डेवलपिंग स्पर्म है, वो सारे के सारे डेड हो जाते हैं, और डेड स्पर्म इनकी बॉडी पे कुछ इस तरह से लग जाते हैं। ओके, तो ऐसे केस में आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सीलिएटेड है, यानी इनकी बॉडी पे सीलिया पाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में ये सीलिएटेड नहीं होते हैं। ये स्पर्म टेल जो है वो डेड स्पर्म है जो इनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। जब ये फ्री फॉर्म में आते हैं, ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब ये डेड स्पर्म्स निकल जाते हैं, इनकी बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ शेप और साइज़ की। यहाँ बात करते हैं, अगर शेप साइज़ की बात करें, शेप और साइज की बात करूं तो इनका फुल्ली ग्रोवन मैच्योर ट्रोफोजॉइट इलांगेटेड फ्लैट स्पाइंडल शेप वर्म लाइक पॉइंटेड मोनोसिस्टिस होते हैं, यानी कि ये इलांगेटेड है, फ्लैट है, चपटा है, स्पाइंडल शेप का कुछ दिखाई दे रहा है, और ये वर्म लाइक दिखाई देते हैं, वर्म जैसे होते हैं, और इनके दोनों सिरे, ये सिरा और ये सिरा पॉइंटेड होता है। ओके, ऐसे में जब इनकी साइज़ मेजर की जाती है, इनकी टोटल लंबाई मेजर की जाती है, तो वो 500 माइक्रोन की होती है। और जब इनकी चौड़ाई तो देख रहे हो कि यहाँ पे पॉइंटेड है, यहाँ पे भी पॉइंटेड है, तो इनके सेंटर की अगर चौड़ाई मेजर की जाती है तो ये 65 माइक्रोन के होते हैं। ओके, तो इनकी लंबाई 500 माइक्रोन की है, और इनकी जो चौड़ाई है वो 65 माइक्रोन की है। अगर इनको हम नेक्ड आई से देखें तो ये हमें कुछ चलते हुए दिखाई देते हैं अर्थवर्म के सीमेन में, या फिर जहाँ पर डेवलपिंग स्पर्म बन रहा है अगर उसको देखते हैं तो उसमें भी ये चलते हुए या फिर स्टैग्नेंट पोजीशन में दिखाई देते हैं। अगर इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाए तो इसमें 3 स्ट्रक्चर दिखाई दे सकते हैं, पहला पेलिकल, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस। तो हमारा मेन फोकस रहेगा इनमें पेलिकल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पे। अगर पेलिकल की बात की जाए तो ट्रोफोजॉइट की सबसे बाहर की एक्सटर्नल बाउंड्री को ही पेलिकल कहा जाता है। मान लो ये ट्रोफोजॉइट है, ट्रोफोजॉइट की एक्सटर्नल बाउंड्री, जो चारों तरफ की बाउंड्री है, इसको कहा जा सकता है पेलिकल। अगर पेलिकल की बात करूँ तो ये थिक, स्मूथ और परमिएबल होते हैं, जो कि अलग अलग तरह से मॉडिफाइड होते हैं, और इनमें कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ माइक्रोट्यूब्यूल्स को। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, चलो साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, फिगर में शो नहीं हो रहा है। साइटोप्लाज्म की बात करूँ तो साइटोप्लाज्म एक क्लियरली पोर्शन है जो कि आउटर क्लियर डेंस एक्टोप्लाज्म में और इनर इंडोप्लाज्म में डिवाइड होता है। अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूं, इनकी बॉडी में ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में भी 2 पोर्शन होते हैं, ये पूरा साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में 2 पोर्शन होता है। एक तो सबसे बाहर की तरफ, मान लो ये सबसे बाहर की तरफ का पोर्शन है जिसको हम कहते हैं आउटर एक्टोप्लाज्म,
इसको एक्टोप्लाज्म कहा जा सकता है, और जो अंदर का पोर्शन है उसको कहा जा सकता है इंडोप्लाज्म। ओके, तो इसमें एक्टोप्लाज्म को हम कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, एक्टोप्लाज्म को कॉर्टेक्स भी कहा जा सकता है, और इंडोप्लाज्म को मेडुला भी कहा जा सकता है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्म को दो पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, एक आउटर क्लियर डेंस एक्टोप्लाज्म जिसको कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, और इनर फ्लूइड लाइक इंडोप्लाज्म जिसको मेडुला भी कहा जाता है। अगर मैं कॉर्टेक्स की बात करूं, जो बाहर का पोर्शन है यानी कि एक्टोप्लाज्म है, तो कॉर्टेक्स फिर से डिवाइड हो जाता है 3 रीजन में। एक आउटर ईपीक्यूटिकल, सबसे बाहर की तरफ ईपीक्यूटिकल होगा, ठीक। उसके बाद दूसरा पोर्शन होगा मिडिल सार्कोसाइट की, मिडिल होगा सार्कोसाइट, और सबसे अंदर की तरफ एक पोर्शन होगा जिसको मायोसाइट कहते हैं, मायोसाइट। ओके, तो इनका जो एक्टोप्लाज्म होता है वो फिर से डिवाइड हो जाता है, एक तो ईपीक्यूटिकल में, दूसरा सार्कोसाइट में, और तीसरा मायोसाइट में। मायोसाइट सबसे अंदर का पोर्शन है, ईपीक्यूटिकल सबसे बाहर का पोर्शन है, और सार्कोसाइट मिडिल यानी कि मध्य का पोर्शन है। अगर मैं मायोसाइट की बात करूं तो मायोसाइट में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स कॉन्ट्रेक्टाइल फाइब्रिल्स पाए जाते हैं जिनको मायोनीम्स कहा जाता है। मैं फिगर में दिखाती हूँ मायोनीम्स। ये जो लंबाई में रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इसमें मैच्योर ट्रोफोजाइट्स में जो लंबाई में रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये एक्चुअल में मायोनीम्स हैं जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल फाइब्रिल से बने होते हैं। तो इन मायोनीम्स का मेन फंक्शन ये होता है कि ये मसल्स की तरह एक्ट करते हैं। अगर इनमें इंडोप्लाज्म की बात की जाए तो इंडोप्लाज्म में रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं जिसमें स्टार्च, पैराग्लाइकोजन, फैट ग्लोब्यूल्स और कभी कभी वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर इनके इंडोप्लाज्म की बात की जाए, ये बीच वाला पोर्शन जो है वो इंडोप्लाज्म है। तो अगर इंडोप्लाज्म की बात करूँ तो इंडोप्लाज्म एक तरह का रिजर्व फूड मटेरियल रखता है जिसमें स्टार्च, पैराग्लाइकोजन, फैट ग्लोब्यूल्स और वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा, यहाँ पे तो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे और क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पे यह है न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस एक लार्ज वेसिकुलर स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके बॉडी के एंटीरियर हाफ पोर्शन में पाया जाता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे। उसके अलावा इनमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यहाँ पे प्लाज्म जो होंगे वो न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे, और साथ ही साथ इनमें इंडोसोम भी पाया जाता है, और कभी कभी इनमें न्यूक्लियोलाई या कैरियोसोम्स भी दिखाई पड़ते हैं। यानी कि अगर मोनोसिस्टिस के न्यूक्लियस की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, और अंदर की तरफ जो प्लाज्म के रूप में होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और इसके अलावा इसमें एक बीच में पोर्शन होगा जिसको कहा जाता है इंडोसोम, यानी कि इसमें एक इंडोसोम भी पाया जाएगा, और कभी कभी इसमें न्यूक्लियोलाई या कैरियोसोम्स भी पाए जाते हैं। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स की बात की जाए कि कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मोनोसिस्टिस में, तो मोनोसिस्टिस में टोटल 4 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मोनोसिस्टिस में क्रोमोसोम्स का नंबर होता है 4। अब इंडोसोम, न्यूक्लियोलाई और कैरियोसोम में कंफ्यूज मत होना। इंडोसोम न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियोलस को ही कहा जाता है। अब मैं बात करती हूँ इनके अदर स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, माउथ और लोकोमोशन के ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं।
क्योंकि ये पैरासिटिक लाइफ जीते हैं, इसलिए इनको ना कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की ज़रूरत है, ना माउथ की ज़रूरत है, ना ही लोकोमोशन वाले किसी ऑर्गेनल्स की ज़रूरत है। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर की बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे गए स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ये दिखाई देता है कि गोल्जी एपरेटस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और न्यूक्लियर कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा इनमें लॉन्गिट्यूडनली अरेंज कॉन्ट्रेक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं और इनके एंटीरियर एंड पर एक इलॉन्गेटेड रिजर्वायर लाइक रोपट्राइज भी पाए जाते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है रोपट्राइज भी पाए जाते हैं। रोपट्राइज का मेन फंक्शन ये है कि ये जब इस प्रोटोजोआ को होस्ट टिश्यू को छिद्रित करना होता है तब ये कुछ ऐसे सिक्रेशन निकालते हैं जिससे कि उनकी होस्ट की जो वॉल है वो आसानी से गल सके और ये अंदर आसानी से घुस सके। ओके, तो रेप्टाइल्स का मेन फंक्शन है पेनिट्रेशन ऑफ होस्ट टिश्यूज। इसके अलावा इनके एंटीरियर पोर्शन पर कोनोइड भी पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है कोनोइड। तो कोनोइड का फंक्शन अब तक ज्ञात नहीं था, लेकिन रिसेंट स्टडी में इसे ये माना जाता है कि ये एक फीडिंग ट्यूब की तरह काम करता है। तो कोनोइड यानी कि एक फीडिंग ट्यूब इनकी बॉडी के एंटीरियर पोर्शन पे पाया जाता है। इसके अलावा इनमें माइक्रोनीम्स भी पाए जाते हैं। तो ये है ओवरऑल मोनोसिस का स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हुई होगी।